गुटनिरपेक्ष आंदोलन में हम क्यों आगे आए? क्योंकि शीत युद्ध की शुरुआत होती है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तो हम 1945 के बाद से मान लें, और शीत युद्ध चलता कब तक है? 1992 तक ये शीत युद्ध का दौर है। और ये वही दौर है जिस दौर में भारत की विदेश नीति अपने आदर्श स्वरूप में आ रही थी, अपना आदर्श स्वरूप ग्रहण कर रही थी, है ना। और यही वही समय है जब भारतीय विदेश नीति समाजवादी हो गई थी, है ना। सॉरी, भारत कैसा हो गया था? समाजवादी हो गया था। और इसके बाद ये वो दौर है जब शीत युद्ध समाप्त होता है तो भारत भी किस ओर अग्रसर होता है? उदारवाद की ओर भारत भी अग्रसर होता है। तो हम भारत की विदेश नीति की बहुत सारी चीजें तब समझ पाएंगे जब हम लोग शीत युद्ध की घटनाएं समझेंगे कि कितना उस समय तनाव था, कितना टेंस थे लोग, और उस तनाव में जो फंसे उनका कितना नुकसान हुआ, कितनी समस्याएं हुई। वियतनाम युद्ध देखोगे तो वहां पे बड़ी संख्या में जो सैनिक भेजे गए, उन सैनिकों ने बहुत अत्याचार किया वियतनाम में, बहुत अत्याचार किया, मतलब इतना अत्याचार कि पूछो नहीं। वियतनाम से पहले इन्हीं सैनिकों का जो नीचे का मलेशिया, थाईलैंड की जो स्थिति है, इनमें भी बड़े सैनिक जो थे वो सैनिक कार्यक्रम यहाँ पे हुए, बहुत सारे युद्ध यहाँ पर हुए, और यहाँ पर बहुत सैनिक अड्डे बनाकर रखे गए, किनके द्वारा? इन महाशक्तियों के द्वारा। यही कारण है कि आज जो प्रोस्टिट्यूशन का बड़ा व्यापार है वो थाईलैंड, मलेशिया तक फैला हुआ है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? सैनिक अड्डे। यही वो बड़ा कारण है जिसके कारण फिर वही उनका टूरिज्म हो गया, वैसे ही वो काम चलाने लगे। तो ये सब बहुत बहुत सारी चीजें निकलकर यहाँ से आएंगी वैश्विक घटनाओं से। तो शीत युद्ध में सबसे पहली घटना जो थी वो ये थी कि जैसे ही शीत युद्ध समाप्त हुआ वैसे ही दो बड़ी महाशक्तियां, एक कौन था? अमेरिका, यूएसए, और एक कौन था? सोवियत संघ, यूएसएसआर, है ना। और जो यूएसएसआर था 1945 में महाशक्ति के रूप में हमने किसको एक्सेप्ट किया? यूएसए को। क्यों एक्सेप्ट किया? क्योंकि यूएसए के पास हाँ आणविक शक्ति थी, है ना, आणविक शक्ति थी। लेकिन ज़्यादा समय गंवाने नहीं दिया, और 1949 तक ना 1949 तक आणविक शक्ति से संपन्न हो गया। कौन? यूएसएसआर भी आणविक शक्ति से संपन्न हो गया। तो ये जो दो महाशक्तियां थी, इन दो महाशक्तियों का मुख्य उद्देश्य था सबसे पहले अपने को यूरोप में मजबूत करना। कहाँ पर? यूरोप में, क्योंकि पहले विश्व का मतलब ही यूरोप हो चला था। और ये दोनों ही महाशक्तियां यूरोप में अपने को मजबूत करना चाहती थी। अमेरिका इसलिए मजबूत करना चाहता था क्योंकि अमेरिका के पास पूंजी था, और उसकी एक विचारधारा थी, कैसी? पूंजीवाद। और पूंजीवादी विचारधारा के लिए एक्सपोर्ट बड़ा मायने रखता है, और एक्सपोर्ट करेंगे कहाँ? जहाँ जहाँ डिमांड होगी। उस समय डिमांड कहाँ थी? यूरोप में। इसलिए ये अपने एक्सपोर्ट को बनाए रखने के लिए पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ावा देना चाहता था। दूसरा, यूएसएसआर साम्यवादी था। कैसा था? साम्यवादी था। और ये अपने विचारधारा का प्रसार चाहता था, क्योंकि यूरोप में इसलिए प्रभाव चाहता था क्योंकि इसका क्षेत्र यूरोप था, है ना। ये कहाँ का है? यूरोप का। तो इसको लगता था कि यूरोप का नेता मैं हूं और मेरा प्रभाव होना चाहिए यूरोप में। उसको लगता था कि उसने जो अब बना लिया है, अगर उसको वो आगे नहीं बढ़ाएगा तो वो खत्म हो जाएगा। इसलिए यूरोप में दोनों ही अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे। पहला इनका जो क्षेत्र था वो यूरोप था। लेकिन इसी दौरान तेजी से जो यूरोपीय महाशक्तियां थी, इनके जो कॉलोनीज थे, वो कॉलोनीज तेजी से क्या होने लगे? स्वतंत्र होने लगे, नव स्वतंत्र होने लगे। तो फिर इन लोगों ने ये तय किया कि हम अपना दायरा बढ़ा सकते हैं। नए स्वतंत्र राष्ट्रों को बहुत बड़ी संख्या में आर्थिक मदद की आवश्यकता थी, और अमेरिका को लगा
कि केवल यूरोप ही नहीं बल्कि जो 9 स्वतंत्र राष्ट्र हैं इनके तक अपना प्रभाव बढ़ाया जाए, क्योंकि डिमांड तो यहाँ पर भी है। तो उसने अपनी पूंजी का विस्तार किया और उन 9 स्वतंत्र देशों को अपनी ओर खींचने का प्रयास किया। अब जैसे ही यूरोप से बाहर अमेरिका जाना शुरू हुआ तो साम्यवादी प्रसार को भी, साम्यवादी यूएसएसआर को भी लगने लगा कि अगर दुनिया में मजबूत हो जाए वो, तो हम तो यहीं रह जाएंगे, तो हमें भी दुनिया में प्रसार करना चाहिए। इसलिए ये भी बढ़ना शुरू हो गया। दूसरी तरफ से प्रशांत महासागर की तरफ से एशिया में बढ़त हासिल करने का प्रयास करना शुरू कर दिया अमेरिका। वहीं स्थलीय क्षेत्र से एशिया में अपना प्रभाव बनाना शुरू कर दिया यूएसएसआर। और इस तरीके से जो यूरोप में खींचतान थी, उस खींचतान का दायरा क्या हो गया, पूरा वैश्विक हो गया। पूरे विश्व में अब जो था ये खींचतान बढ़ना शुरू हो गया। कोल्ड वार भी बहुत जल्दी, बमुश्किल से 10, 12, 15 साल में कहाँ निकल कर आ गया, पूरे विश्व में निकल कर आ गया। साथ ही साथ एक और 2 बड़ी घटनाएं इन दोनों लोगों के साथ दोनों लोगों ने की, है ना, वो था नाटो, है ना, सैनिक संगठन जो बना लिया पूंजीवादी गुटों ने, नाटो। और वारसा पैक्ट, ठीक उसी तर्ज पे वारसा पैक्ट सैनिक संगठन किसने बना लिया, यूएसएसआर ने। ये 2 वो चीजें थी जिन्होंने दुनिया को डरा के रख दिया। आर्थिक खींचतान और जो विचारधारागत खींचतान थी वो अलग थी, लेकिन जो नाटो और वारसा पैक्ट हुआ, इन दोनों दुनिया को डरा के रख दिया कि किसी भी समय हम अगला तीसरा महायुद्ध लड़ सकते हैं। और ये स्थिति बनी रही। इन्हीं स्थिति को बनाने में जिन जिन घटनाओं का योगदान रहा है, उन घटनाओं में सबसे पहली बात रही है ट्रूमैन सिद्धांत। क्या रहा है, ट्रूमैन सिद्धांत। तो हम लोग इस दौरान सबसे पहले ट्रूमैन सिद्धांत देखेंगे। ट्रूमैन सिद्धांत, चलिए नोट करें इसको आप लोग। ट्रूमैन सिद्धांत, देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात बनी वैश्विक व्यवस्था में, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात बनी वैश्विक व्यवस्था में, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात बनी वैश्विक व्यवस्था में अत्यधिक निराशा और अविश्वास का माहौल था। अत्यधिक निराशा और अविश्वास का माहौल था। अत्यधिक निराशा और अविश्वास का माहौल था। ऐसी स्थिति में आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरा अमेरिका। ऐसी स्थिति में आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरा अमेरिका। आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरा अमेरिका। अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को दिशा निर्देशन देने के लिए